हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। हम इन दोनों ही टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में विषमता कहते हैं। उसके बाद हम कर्टोसिस को पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रतुशीर्षत या ककुतता कहते हैं। सबसे पहले हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम विषमता भी कहते हैं। स्क्यूनेस का मीन्स होता है लैक ऑफ सिमेट्री इन एनी सीरीज, यानी जब भी किसी सीरीज के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री का अभाव होता है, सिमेट्री की कमी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यूनेस कहेंगे। जिस सीरीज का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री के जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उतनी ही स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जितना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से दूर होगा, उतनी ही स्क्यूनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यदि कोई सीरीज सिमेट्रिकल हो तो उसकी स्क्यूनेस हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। स्क्यूनेस को हम एक डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। व्हेन अ सीरीज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल और स्क्यूड। यानी जब एक श्रेणी सममित न हो तो इसे असममित या विषम कहा जाता है। यानी सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि स्क्यूनेस का मीन्स क्या होगा? लैक ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हमें स्क्यूनेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। किसी भी स्टैटिकल सीरीज के डेटा का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल, जिसे हिंदी में हम सममितीय वितरण कहते हैं, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में हम असममितीय वितरण कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आपको यहाँ पर तीन कर्व दिखाई दे रहे हैं। जो बीच वाला जो कर्व है वो सिमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सममितीय वितरण में जो पीक पॉइंट होता है, उसके दोनों ही तरफ फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है। इस तरह के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस क्रम से फ्रिक्वेंसी पीक पॉइंट तक इंक्रीज होती है, उसी क्रम में पीक पॉइंट के बाद फ्रिक्वेंसी उसी क्रम में डिक्रीज होगी। तो इस तरह के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस है वो हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जो कि एक बेल शेप का कर्व होता है, और इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू ही इक्वल होती है, और तीनों ही वैल्यू यहाँ सेंटर में होती है। इस कर्व के दोनों ही ओर फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक जैसा होता है। इस तरह के कर्व में मीन वैल्यू के दोनों ही तरफ का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। यानी 50% जो एरिया होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, और 50% ही जो एरिया होता है वो राइट साइड में होता है। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेफ़्ट टेल है और राइट टेल है, दोनों ही क्या होती है? इक्वल होती है। इसके अलावा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के भी हो सकते हैं, जो कि बेल शेप के नहीं हों। जैसे इस तरह का हो सकता है, इस तरह का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, और इस तरह के भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस डेटा को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का कर्व बनेगा। इस डेटा में मार्क्स 5 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है। इसके अलावा 10 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 है। 15 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 होगी। 20 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 होगी। 25 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 है। इसके अलावा 30 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 है, और इसके अलावा 35 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है। इस तरह से जो टॉप पीक वैल्यू है, उसके दोनों ही तरफ जो फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू ही क्या होगी? इक्वल होगी।
इसके अलावा इस तरह के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन इक्वल टू क्या होगा, मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। इस तरह से इस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू ही इक्वल है और मीन वैल्यू के दोनों ही तरफ फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। इसके अलावा किसी भी डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, जिसे हिंदी में हम असममिति वितरण भी कह सकते हैं। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में पीक पॉइंट के दोनों ही ओर का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर जो लेफ्ट टेल है और जो राइट टेल है वो भी इक्वल नहीं होती है, ना ही यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड तीनों ही इक्वल होते हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस दो तरह की हो सकती है। एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, जिसे हिंदी में हम धनात्मक विषमता कहते हैं, और दूसरी होती है नेगेटिव स्क्यूनेस, जिसे हिंदी में हम ऋणात्मक विषमता भी कहते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस या धनात्मक विषमता जब भी किसी डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में उसकी राइट टेल उसकी लेफ्ट टेल से बड़ी होती है तो उसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। इस तरह के एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी मीडियन की वैल्यू होती है और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो मोड की होती है। इसे और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो दिए गए डेटा को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा। यहाँ पर 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 होगी, 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 होगी, 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 होगी, 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 होगी, 25 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 होगी, 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 होगी और 35 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 होगी। तो इस तरह से इस डेटा की फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स मीन मार्क्स से कम हैं। यहाँ पर मोड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी, मीडियन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी और मीन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में जो मीन की वैल्यू है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद उससे जो छोटी वैल्यू होती है वो मीडियन की होती है और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो मोड की होती है। इस डेटा के लिए मीन की जो वैल्यू है वो 16.8 है, मीडियन की जो वैल्यू है वो 15 है और मोड की जो वैल्यू है वो 10 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो मीन की है, उसके बाद मीडियन की और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो मोड की है। तो जब भी किसी डेटा में मीन की वैल्यू सबसे बड़ी हो, उससे छोटी मीडियन की वैल्यू हो और सबसे छोटी मोड की वैल्यू हो तो वहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। और इस तरह के डेटा में जो राइट टेल होती है वो उसकी लेफ्ट टेल से क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहेंगे। पॉजिटिव स्क्यूनेस में हमेशा थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन की वैल्यू ग्रेटर देन होती है मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू से। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है। नेगेटिव स्क्यूनेस या ऋणात्मक विषमता, यह पॉजिटिव स्क्यूनेस का जस्ट अपोजिट केस है। यहाँ पर जो डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है उसकी लेफ्ट टेल उसकी राइट टेल से बड़ी होती है और यहाँ पर मोड की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मीडियन की वैल्यू उससे छोटी होती है और सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो मीन की होती है। तो इसे हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस डेटा को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह का कर्व बनता है। यहाँ पर 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 25 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है और 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है और 35 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। यहाँ पर मोड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी और वो यहाँ पर होगी, मीडियन की वैल्यू यहाँ पर होगी और जबकि मीन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर मोड की जो वैल्यू है सबसे बड़ी है, उसके बाद मीडियन की वैल्यू और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो मीन की है। तो इस डेटा में नेगेटिव स्क्यूनेस होगी और यहाँ पर जो लेफ्ट टेल है वो उसकी राइट टेल से बड़ी होगी, तो इस डेटा में नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल से।
तो नेगेटिव स्किनेस में हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो मीन मार्क्स से ज़्यादा है, तो इसे हम नेगेटिव स्किनेस कहेंगे। कार्टोसिस, इसे हिंदी में हम प्रतुशिषत या ककुदता कहते हैं। इसका ग्रीक लैंग्वेज में मीन्स होता है बल्जीनेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उभरा हुआ या उभरापन। कार्टोसिस एक स्टैटिकल मेजर है जिससे हमें किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व की डिग्री ऑफ फ्लैटनेस या पीकनेस के बारे में पता लगता है। कार्टोसिस से हमें पता चलता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी कर्व कितना फ्लैट है या उसकी पीकनेस कितनी है। कार्टोसिस से उसे हम मेज़र कर सकते हैं। कार्टोसिस से हम मेज़र कर सकते हैं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी कर्व कितना फ्लैट है या उसकी पीकनेस कितनी है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं कार्टोसिस से। या हम हिंदी में कह सकते हैं कि प्रसामान्य वक्र की तुलना में किसी भी आवर्ती वक्र के नुकीलेपन या शीर्षत्व अथवा चपटेपन के माप को प्रतुशीर्षत्व कहते हैं। कार्टोसिस को हम स्पीगल की एक डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। कार्टोसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रतुशीर्षत्व प्राय वक्र की तुलना में आवर्ती वक्र के नुकीलेपन की मात्रा का माप है। कार्ल पियर्सन ने मेनली 3 तरह के कर्व बताए हैं। फर्स्ट है लेप्टोक्रूटिक, जिसे हम नुकीले शीर्ष वाला या पीक कर्व कहते हैं। सेकंड होता है प्लेटिक्रूटिक, जिसे हम चपटे शीर्ष वाला या फ्लैट टॉप कर्व कहते हैं। थर्ड होता है मेसोक्रूटिक, जिसे मध्यम शीर्ष वाला या नॉर्मल कर्व कहते हैं। लेप्टोक्रूटिक में जो पीकनेस होती है वो नॉर्मल कर्व की तुलना में ज़्यादा होती है। प्लेटिक्रूटिक, जिसकी फ्लैटनेस नॉर्मल कर्व की तुलना में ज़्यादा होती है। और थर्ड होता है मेसोक्रूटिक, जो कि एक नॉर्मल कर्व होता है जिसकी न तो पीकनेस ज़्यादा होती है न फ्लैटनेस ज़्यादा होती है, तो उसे मेसोक्रूटिक कर्व कहते हैं। तो मेनली 3 तरह के कर्व होते हैं, लेप्टोक्रूटिक, पेटिक्रूटिक और मेसोक्रूटिक। मेजरमेंट ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस को हम बीटा 2 से मेज़र करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। μ4 यहाँ पर फोर्थ मोमेंट है, जबकि μ2 यहाँ पर सेकंड मोमेंट है। μ2 का फॉर्मूला होता है समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन या समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। μ4 का फॉर्मूला होता है समेशन डी की पावर 4 अपॉन एन या समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन एन। जब बीटा 2 की वैल्यू 3 होती है तो जो कर्व होता है वो नॉर्मल या मेसोक्रूटिक कर्व होता है। जब बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है तो जो कर्व होता है वो पीक टॉप कर्व होता है, जिसे हम लेप्टोक्रूटिक कर्व कहते हैं। और जब बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है तो जो कर्व होता है वो फ्लैट टॉप कर्व होता है, जिसे हम प्लेटिक्रूटिक कर्व कहते हैं। बीटा 2 की जगह हम गामा 2 का भी यूज़ कर सकते हैं। गामा 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा 2 माइनस 3। अगर गामा 2 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो जो कर्व होगा वो मेसोक्रूटिक या नॉर्मल कर्व होगा। अगर गामा 2 की वैल्यू पॉजिटिव हो तो जो कर्व होगा वो लेप्टोक्रूटिक कर्व होगा। अगर गामा 2 की वैल्यू नेगेटिव हो तो जो कर्व होगा वो प्लेटिक्रूटिक होगा। इस तरह से गामा 2 की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि किस तरह का कर्व है, और बीटा 2 की वैल्यू से हम इस तरह से बता सकते हैं कि किस तरह का कर्व है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जब गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो कर्व होता है वो लेप्टोक्रूटिक कर्व होता है। अगर गामा की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो जो कर्व होता है मेसोक्रूटिक होता है। और जब गामा की वैल्यू लेस देन 0 हो तो जो कर्व होता है वो प्लेटिक्रूटिक होता है। तो इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस में क्या डिफरेंस है। स्क्यूनेस से हमें पता चलता है लैक ऑफ सिमेट्री के बारे में, जबकि कर्टोसिस से हमें पता चलता है किसी भी कर्व की डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस के बारे में। तो यही मेन डिफरेंस है स्क्यूनेस और कर्टोसिस में। स्क्यूनेस से हमें डिग्री ऑफ सिमेट्री के बारे में पता लगता है, जबकि कर्टोसिस से हमें डिग्री ऑफ पीकनेस या फ्लैटनेस के बारे में पता लगता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।